और पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौजूद है। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत करेंगे कुछ ही पलों में। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। ये वो वैन है जिसे तैयार किया गया खासतौर पर पुलिस के लिए। एक चलता फिरता थाना जो सीधा पहुंचेगा किसी भी घटनास्थल पर और पूरी कार्रवाई इसमें बैठकर की जा सकेंगी। तमाम सुविधाएं इसमें एसी से लगा करके टेबल, कुर्सी और प्रिंटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये तमाम सुविधाएं इसमें विकसित की गई हैं ताकि पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था भी इसमें हो सके और संसाधन भी उनको मुहैया हो सकें। छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ों से लगा करके हर एक बड़ी चीज़ इसमें रखी गई है। और इस वैन को हरी झंडी दिखा करके सीएमओ से रवाना किया जाएगा। यहाँ पर कुल 71 वैन तैयार की गई है। 10 करोड़ का खर्चा इन 71 वैन में आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर निरीक्षण करते हुए वैन का और कुछ ही देर में इसे हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इसको नाम दिया गया है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये यूनिट पुलिसिंग में बेहतर साबित होंगे। हमारे सहयोगी दिनेश मौजूद हैं फोन लाइन पर। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का शुभारंभ करने के लिए। देखिए, सीएम पहुंच चुके हैं और सबसे पहले आते ही जो यूनिट है उसका जायजा ले रहे हैं। अभी यूनिट के अंदर है और पुलिस अधिकारियों से जो है वो समझ रहे हैं कि आखिर ये जो यूनिट है, इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ये किस तरीके से काम करेगी। तो पूरा जो है वो जायजा लिया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये यूनिट है। पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में, आगे बढ़ने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ये है राज्य सरकार का और पुलिस का। और इसमें कई तरह के आधुनिक जो है वो संसाधन लगाए गए हैं, उपलब्ध है इसमें, जिससे जो भी अनुष्ठान है उसमें काफी आसानी होगी। खासतौर से दूर दराज के क्षेत्रों में जब कोई घटनाएं होती है तो वहां पर अब उनको साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जो है वो मौके पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वैन जो है वो मौके पर जाएगी। फरियादियों को बार बार जो है वो थाने पे आने की आवश्यकता नहीं होगी। और कुल जो है वो 71 यूनिट इस तरह की शुरू होनी है पूरे प्रदेश भर में। आज 49 यूनिट का जो है वो शुभारंभ होने जा रहा है और इनमें से 20 यूनिट को आज मुख्यमंत्री यहाँ से हरी झंडी दिखाकर जो है वो रवाना करेंगे। तो अब जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यूनिट में जो भी संसाधन है उनका जो है वो बारीकी से एक एक करके जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या क्या संसाधन जो है वो इस यूनिट में उपलब्ध रहेंगे, क्या क्या आधुनिक उपकरण है जिनकी मदद से काबू पाया जा जो है वो आसानी हो सकेगी। मंत्री बीडी कल्ला यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री जो हैं राजेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा यहाँ पर है, डीजीपी एमएल लाठर हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग के जो भी आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। गृह विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं। एसीएस गृह विभाग के जो हैं अभय कुमार वो यहाँ पर मौजूद है। तो एक सौगात जो है वो प्रदेश को हम कह सकते हैं कि मिलने वाली है। कुल 71 यूनिट का जो है वो शुभारंभ होगा। ये जो यूनिट है इसमें कई खास तरह के उपकरण जो है वो होंगे उपलब्ध, जिससे मदद जो है वो काफी मिलेगी पुलिस को। जो भी घटनाएं होती है, खास तरह से गंभीर किस्म के जो अपराध होते हैं उन पर उनके अनुसंधान में काफी मदद मिल पाएगी। हमने देखा कि हाल ही में किस तरीके से अलवर का एक प्रकरण सामने आया था और उसमें बहुत मशक्कत जो है वो पुलिस को करनी पड़ी थी उसका हकीकत का पता लगाने के लिए। और बार बार जो है जब दूर के इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती है तो बार बार पुलिस थानों के जो है वो चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब पुलिस थानों तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अनुसंधान के लिए खुद जो है वो यूनिट पहुंचेगी मौके पर और मौके पर जाकर जो है जो भी साक्ष्य हैं वो एकत्रित करने की जो है वो कवायद होगी। तो उसी के मद्देनजर पूरा जो है वो एक आकलन करके ये यूनिट जो है वो तैयार की गई है। खास तरह की ये यूनिट जो है वो इजाद की गई है और मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। तो उसी दिशा में ये अहम कदम हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार की ओर से है और ये जरूरत भी है आज के समय की कि इस तरह की सुविधाएं शुरू हो ताकि
अनुसंधान का जो वक्त है वो काफी कम हो। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि पुलिस जब घटना होती है तो उसके अनुसंधान में काफी वक्त लगता है। हालांकि राजस्थान में जो अनुसंधान का वक्त है वो घटा है। पिछले सालों के बनिस्पत अब जो है वो अनुसंधान तकरीबन जो है वो 1/3 समय जो है वो बिल्कुल जल्दी दिनेश, हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा कि जो संगीन अपराध हैं उनके अलावा साक्ष्य जुटाने के साथ साथ सैंपलिंग इससे हो सकेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात नारकोटिक्स किट भी इसमें मौजूद होगा। बिल्कुल, देखिए तमाम तरह के जो है वो उपकरण इसमें मौजूद हैं जिससे, और अब देखिए तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अब हरी झंडी दिखाकर जो है वो इन वैनों को रवाना करने जा रहे हैं। और मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री राजेंद्र यादव जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। महादेव सिंह खंडेला है किसान आयोग के अध्यक्ष, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्य सचिव हैं डीजीपी एमएल लाठर हैं, कुलदीप राकान जो सीएम के प्रमुख सचिव हैं वो है। और अब ये हरी झंडी दिखाकर आप देखिए कि अब मुख्यमंत्री इन मोबाइल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट को रवाना कर रहे हैं। यहाँ से आज कुल सीएमओ से कुल 20 यूनिट यहाँ से रवाना होने वाली है। 10 यूनिट को जो है वो अंदर बुलाया गया है, जबकि 10 यूनिट यहाँ कैंपस के बाहर खड़ी है। तो आज कुल 20 यूनिट जो है वो रवाना होंगी। इसके साथ ही 29 जो यूनिट है वो पीएचक्यू में फिलहाल जो है वो मौजूद हैं, जो भी आज ही काम करना शुरू कर देंगी। तो आप देखिए कि हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री ने और ये वैन जो है अब रवाना हो रही है और ये जाएंगी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में और वहां पर ये मौजूद रहेंगी। जब भी किसी भी जिले में इस तरह की घटना होगी तो ये मोबाइल वैन जो है ये मौके पर पहुंचकर जो है वो साक्ष्य एकत्रित करेगी। तमाम तरह की जो संगीन घटनाएं होती है उनमें काफी महसूस की जा रही थी कि इस तरह की कोई एक मुकम्मल सुविधा हो जिससे अनुसंधान में जो है वो तेजी आए। तो अब वो जो है वो उस दिशा में ये कदम बढ़ा दिया गया है राज्य सरकार की ओर से। जिस तरह की घोषणा की गई थी बजट में, उसी के अनुरूप ये सुविधा जो है वो शुरू की गई है और कुल 71 यूनिट जो है वो शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में और भी जो है वो देखिए मुख्यमंत्री जो है वो बात करेंगे, मीडिया से जो है मुख्यमंत्री बात करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब मीडिया से मुखातिब होंगे। हम आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कहते हैं सीएम इस खास मौके पर। आराम से, ठीक है। पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए नवाचार हुए हैं सर, इसी क्रम में आज मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट रवाना कर रहे हैं। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है एक प्रकार से चलता फिरता थाने की तरह काम करेगा। इन्वेस्टिगेशन आईओ ऑफिसर जो है वो खुद जो है ऑन द स्पॉट जा सकते हैं जहाँ कोई घटना घटित हुई है। तो अभी जाके जो कार्रवाई होती है, कोई पॉइंट पहचान करने की, उसको फ्लैग लगाने की, या और कोई इन्वेस्टिगेशन के एफएसएल का काम है, तो वहीं पर वो सब कुछ देख सकते हैं। ये कंसेप्ट नया है, पूरे देश के अंदर राजस्थान की पुलिस विभाग ने इसको शुरू किया है और भारत सरकार के डेमो किया वहाँ पर। भारत सरकार में उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा कि आप पहले इसको जब प्रैक्टिकल पूरा करें तब रिपोर्ट हमारे पास भेजें तो हम इसको पूरे देश में लागू करवाएंगे। करीब 71 गाड़ी 71 गाड़ियाँ तैयार की गई है, जिससे कि अब गवाह भी लेनी होगी। आईओ जो है खुद जाएगा गाड़ी लेकर के, बैठाएगा गवाह को सामने और उसके सामने ही उसकी फोटोग्राफी होती रहेगी, बयान दर्ज होते जाएंगे और वो उसको कंप्यूटर में डालता रहेगा। तो बहुत आधुनिक टेक्निक के साथ में इसको शुरू किया गया है और मुझे खुशी है कि पहला प्रयोग इस पूरे प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करने का काम भी हमारे यहाँ गृह विभाग ने किया है और करीब 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये नवाचार है और इसके माध्यम से अब तमाम काम काफ़ी हल्के हो जाएंगे। इस प्रकार से जो हमारी सोच है, किस प्रकार क्राइम कंट्रोल भी हो, लोगों में भय पैदा हो। तफ्तीश से पहले भी आपको मालूम है कि जो हमने एफआईआर कंपल्सरी करी है महिला अत्याचार के खिलाफ, एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर्स हर जिले में लगाया है। ऑफिसर्स केस डायरी का प्रोसेस एक होता है जिसमें कि
कार्रवाई को पूरी मॉनिटरिंग होती है, लीगल ऑफिसर लगाए जिससे कि लीगली कमी नहीं रह जाए चालान के वक्त में। जो जो कार्रवाई हमने करी उससे 156(3) के केस आते थे, आधे से ही कम हो गए। तफ्तीश का टाइम भी आधे से कम हो गया है। तो नवाचार किया है, संख्या बढ़ी है। जब कंपल्सरी करोगे FIR तो संख्या बढ़ेगी। उसकी आलोचना हो रही है हमारी, अनावश्यक हो रही है। जबकि NCRB की बुक्स में देखेंगे आप तो क्राइम राजस्थान में कम हुआ है। 19-20 के अंदर, 21 के अंदर अब नया साल चल रहा है। परंतु हमारे विपक्षी पार्टी के लोग जानबूझ के लोग गुमराह कर रहे हैं। रेप तो पूरे देश में सब राज्यों में हो रहे हैं, पर जो हमने कार्रवाई करी तत्काल पोस्को के अंदर 7 लोगों को तो उनको मृत्युदंड दिया गया, 23 से अधिक लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है, बल्कि ज्यादा होंगे। तत्काल तफ्तीश पूरी होके फैसले हो रहे हैं सैकड़ों के अंदर। ये कहीं नहीं हो रहा है। 137 लोगों को उम्र कैद हुई, 137 लोगों को, मेरा आंकड़े ध्यान नहीं रहा मुझे, और 600 से अधिक जो है सजा हो गई लोगों को। इतना बड़ा क्राइम कंट्रोल हो रहा है, पर मीडिया वाले भी खूब उछाल रहे हैं रेप केस को। अब 49% केस झूठे साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं तो मीडिया वाले वापस नहीं लगते हैं कि झूठा साबित हुआ। उनका काम तमाम है कि रेप हो गया, रेप हो गया, रेप हो गया। ये पता नहीं कि रेप हुआ वो सही है कि नहीं है, क्या बीतती है उस परिवार पे जिसके लिए कहा जाता है कि इसका रेप हो गया, रेप हुआ ही नहीं वहां पर, और क्या बीतती है अभियुक्त के जो अभियुक्त है ही नहीं, रेप हो ही नहीं है। तो दोनों परिवारों को आप कितना बड़ा अन्याय करता मीडिया भी इस प्रकार से बता करके कि साहब रेप हो गया, रेप हो गया, रेप हो गया। सच्चाई है तो खूब एक्सपोज करो उसको, उसका फायदा सरकार को मिलता, पुलिस विभाग को मिलता है। ज्यादा चौकन्ने होते वो लोग, ज्यादा तफ्तीश ढंग से होती है और न्याय सुनिश्चित करने में आराम होता हम लोगों को। हम खुद वेलकम करते हैं सच्चाई के ऊपर कोई घटना होती है, कोई घटना हो क्राइम की हो, उसको मीडिया खूब उसको जगह दे, उसको स्पेस दे, एक्सपोज करे, हमें खुशी होगी। पर झूठे केस हो रहे उसको ही खूब प्रचार हो रहा है। फिर विपक्षी पार्टियां, आजकल सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो वो फैलाते उन बातों को, उससे और लोगों को गलतफहमी होती है कि राजस्थान बदनाम हो रहा है। राजस्थान को बदनाम करने का हक ना विपक्ष को है ना मीडिया को है। ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी विपक्ष को भी और मीडिया को भी। बदनाम करना आसान काम है। एक बार कोई राज्य बदनाम हो जाता है तो सालों लगते हैं ठीक करने के अंदर। जैसे बिहार की स्थिति बनी थी उसको जमाने के अंदर। कृपा करके बच्चों सच्चाई का साथ दो, जिससे कि सरकार और अच्छे ढंग से क्राइम कंट्रोल कर सके, मेरा मानना है। सर, आपने भी लगातार मीटिंग की है 3 दिन तक क्राइम कंट्रोल को लेके, अपराध नियंत्रण को लेके, किस तरह के निर्देश पुलिस को मिले हैं? और करौली यही हमने कहा है, हार्ड कोर क्रिमिनल जितने ही है राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर, उनको पूरी तरह सबक मिलना चाहिए, उनको टाइट करो। क्योंकि जो क्रिमिनल होते हैं गांव में या शहर में, कस्बे में, जो गुंडागिर्दी करते हैं, गांव वालों की जिस परिवार में गुंडागिर्दी हुई है, बहन बेटियों में छेड़छाड़ हुई है, या किसी गुंडागिर्दी किसी पे हुई है, उस पर क्या बीतती है आपको हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। वो गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए, क्राइम बंद होना चाहिए। ये सोच के हमने 2 दिन मीटिंग करी और जो इंस्ट्रक्शन देने थे, चाहे वो आपके ये आजकल तो ड्रग बड़ा इश्यू बन गया, ड्रग का बड़ा इश्यू बन गया है। तो आप बताइए कि जिस रूप में सामने आ रहे केसेस, भिवाड़ी में केस रजिस्टर्ड हुआ, वो फर्जी निकला, रेप का भी। तो 2 दिन की हमने उसके अंदर जो भी देखिए, मुझे बताया गया अभी धौलपुर में महिला गैंग रेप झूठा निकला, अलवर बालिका प्रकरण सबके सामने है जो मैंने कहा आपको, झालावाड़ में बालिकाओं का प्रकरण झूठा निकला। राजस्थान में 2020 में करीब 14% क्राइम जो कम हुए हैं, ये कोई नहीं बताता है। तो मीडिया की जिम्मेवारी है कि वो दोनों पक्ष बताएं, उसका काम यही है। तो मुझे तो खुशी होती है जब कोई मीडिया में न्यूज पढ़ता हूँ, और कई बार न्यूज मीडिया से मिलती है तो मैं गर्व करता हूँ कि मीडिया की भूमिका ये होनी चाहिए कि अगर मान लो कहीं से डिले हो रहा है रिपोर्ट आने में,
और प्रोसेस में डिले हो रहा है और मीडिया पहले बता देता है। इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकती है मीडिया को, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। पर कई बार, अब आज बताइए, आज दलित की फोटो बता दी जो जिससे मैं मिल के आया था JEN से, 22 जगह फ्रैक्चर हो गए। पूरा कंट्री आज देख रहा 22 जगह फ्रैक्चर कर दी, जबकि 6-7 जगह फ्रैक्चर है खाली। उसको डॉक्टर की रिपोर्ट ये कहती है, आजकल तो एक्सीडेंट होता है, 22 जगह फ्रैक्चर हो गए और पूरा ग्राफिक बता दिया, ग्राफिक बता दिया। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि 22 जगह फ्रैक्चर, तो लोग क्या समझते हैं? ये झूठी खबरें जो फैलाते हैं, मैं समझता हूँ मीडिया को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, उसी ढंग से बिहेव करना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा साहब, एक मिनट, क्योंकि जैसे अलवर वाला प्रकरण का आपने उदाहरण दिया, तो वहाँ हमने एक्सपोज किया था कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, उसके बाद भी पुलिस छुपाती रही, लगातार कई समय तक छुपाती रही कि नहीं, न क्लियर किया स्थिति को, न कुछ बता रहे कई दिनों तक। तो अब चूंकि मीडिया अपने स्तर पर उसी हिसाब से फिर लाइन पे चलता है, क्योंकि एक बार जब आए तो यहाँ क्लियर भी होना चाहिए कि भाई ये गलत है केस या जो भी है, ये संबंधित अधिकारी बताते नहीं। देखिए, बात सुनिए, आपकी बात में दम हो सकता है कुछ हद तक। वो जो केस हुआ था एक डेफ एंड डम महिला का, लंबे समय तक मीडिया चलाता रहा और भास्कर तो सिरमौर आजकल सरकार के खिलाफ जब से छापे पड़े उसके ऊपर इनकम टैक्स के, एनडीए गवर्नमेंट ने जानबूझ के छापे डलवाए, बड़ा ग्रुप बन गया वो आजकल। मीडिया भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी वो है, व्यापारी भी है, बिजली के प्रोजेक्ट भी उसके पास में है। तो एक मौका मिल गया उनको, निष्पक्ष चल रहा था, वो निष्पक्ष चल रहा था। और जो आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपकी एनडीए गवर्नमेंट का फितरत यही है कि जहां जहां चुनाव आए छापे डालते रहो, जो उनके असहमति व्यक्त करे वो देशद्रोही है या छापे डाल दो उनके ऊपर। उसके अंतर्गत छापे डाले गए भास्कर के ऊपर। उसके बाद इतने घबरा गए हैं, रोज की स्टोरी डाल रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। जैसे मैंने आपको कहा 22 जगह फ्रैक्चर हो गए, कितनी बड़ी बात है, वो सिद्ध कर दे 22 जगह फ्रैक्चर हो गए। तो इस प्रकार से जो बात करें, आप जो कह रहे हो वो घटना में क्या होता है, तफ्तीश जब पूरी नहीं हो तब तो पुलिस वाले चाहते हैं कि अगर हमने कोई बात कह दी, रिकॉर्ड में आ गई, कल वो गलत साबित हो तो क्या होगा। उसका बाकायदा DNA टेस्ट हुआ सीमेंस का, जैसे खबरें आती गई उसको आगे बढ़ाते गए। पूरे परिवार का DNA हुआ था, फिर निकला उनके परिवार का ही DNA वो है। कपड़े गरीब आदमी होते हैं, वो बदलते रहते आपस के अंदर। तो जब तक कोई बात सच्चाई सामने नहीं आए, पुलिस वाले अपना वर्जन नहीं दे सकते हैं। हम सोचते पुलिस वाले छिपा रहे, वो छिपा नहीं रहे। फिर मीडिया क्या करता है, अफवाहों के माध्यम से चलता है, उनको न्यूज देनी पड़ती है। तो कुछ हद तक आप ठीक करें, परंतु सच्चाई दूसरी होती है। आप विश्वास करो, राजस्थान में जब कोरोना था, कितने मृत्यु लोग हो रही है, हम आंकड़े छिपाते नहीं हैं। हम केंद्र सरकार से शिकायत करते हैं कि आप आंकड़े छिपाओ मत। जैसे मैंने असेंबली में एग्जाम्पल दिया था, NSSO के आंकड़े चुनाव चल रहे थे, छिपा दिए, आंकड़े छिपा दिए कि रोजगार बेरोजगार कितनी संख्या बढ़ गई है, कितना % बढ़ गया है। उससे क्या हुआ आपको मालूम है, NSSO के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। मैं उस दिन कहना भूल गया असेंबली के अंदर, मैंने इस्तीफा दे दिया कि आज तक इतिहास में NSSO का एक क्रेडिबिलिटी है, उसके आंकड़े क्यों छिपाए आपने। इस्तीफे हो गए, संपादक लिखे गए सरकार के खिलाफ में 15-17, बाद में चुनाव खत्म हुए, आंकड़े सामने आ गए। आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार के जितने विभाग हैं वो अपनी भविष्य की योजना बनाते हैं, इतनी क्रेडिबिलिटी होती है उसकी। हम राजस्थान में आंकड़े छिपा रहे हैं कि मैंने विशेष आदेश दे रखे हैं, कोई आंकड़े नहीं छिपाए जाए, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो हर चीज की। उसे हम आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, रास्ता मिलेगा तो हम और अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। सर JP नड्डा आए हैं सर, राजस्थान में आके गए हैं, ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई, ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर। इनका संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोग तो यकीन में बार बार कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते, हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है। अपने धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान सम्मान करो, ये तो सही बात है। पर जिस रूप में इन्होंने
ये जिन्होंने काम किया है, प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी के पक्ष के द्वारा हो। कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का राज रहेगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। कानून का राज नहीं रहेगा तो ये जो बेईमान करने वाले लोग एंटी सोशल एलिमेंट है, इनके कभी तकलीफ नहीं होती है, चोट उनको नहीं लगती है। चोट लगती है जो निर्दोष लोग होते हैं, बेचारे समझते नहीं। हम तो जुलूस में आए थे, हमें क्या पता था ये घटना हो जाएगी, और फिर भड़क जाते बेचारे को। तो ये जो स्थिति है, ये षड्यंत्रकारी लोग होते हैं। मैंने 50 साल में देख रहा हूँ, बेचारा मरता वही है, चोट उसी की लगती है जो निर्दोष होते हैं। मैंने कोई सुना ही नहीं है कि दंगे करवाने वालों को भी चोट लगी है। कोई का दुखा हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस देश में भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत सद्भावना रहे, तब जाके हम और आगे बढ़ पाएंगे। देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, सरदार बहन सिंह शहीद हो गए, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी शहीद हो गए। हमें गर्व है, हमारे नेताओं ने आज़ादी के पहले भी कुर्बानी दी है, आज़ादी के बाद में कुर्बानी दे करके देश को एक रखा, अखंड रखा और आज यहाँ तक पहुंचाया है। और मोदी जी कहते हैं कि साहब क्या आप समझ सकते हो, कांग्रेस मुक्त भारत कर दो। 70 साल में क्या किया इन लोगों ने? ये जुमले हैं उनके, ये जुमले हैं। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी के देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करे, वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा, सरकार बनने के बाद में एक बार लीचिंग के वक्त में प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। पूरे देश ने स्वागत किया था उसका। तो उनकी पार्टी में उनके ऊपर दबाव पड़ा होगा, आरएसएस का या बीजेपी का, उनकी बोलती बंद हो गई प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद वो बोले ही नहीं है। क्यों नहीं बोले वो? और वो देश के प्रधानमंत्री है। हिंसा किसी तरह की हो, घरेलू हो या पब्लिकली हो, प्राइम मिनिस्टर ये संदेश दे हिंसा को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये माहौल अच्छा हो सकता है, ठीक हो सकता है, सद्भावना का हो सकता है। वो चाहते ही नहीं है। कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप क्या इसीलिए लगाते हैं कि पोलराइजेशन कर ले? अब कांग्रेस की तो आप बताइए, मिस्टर गडकरी ने क्या कहा है? गडकरी के कहने के बाद कोई बात बच जाती है क्या? मिस्टर नितिन गडकरी ने जो बात कही है, आप सोच सकते हो क्यों कही है, और उसे साहस दिखाया कहने का। मैं समझता हूं कि उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। गडकरी का ये कहना, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, विपक्ष होना जरूरी है लोकतंत्र के अंदर, विपक्ष रहेगा तो ये देश चलेगा। और उसने जिस प्रकार बात की है, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका निभाने के काबिल है। मैं समझता हूं कि उसके बाद में उनकी बोलती बंद हो जानी चाहिए। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस तो कभी मुक्त होगी नहीं देश से। मुक्त करने की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, मैं मानता हूँ। सर, महंगाई को लेके आंदोलन हो रहा है, आपने अभी अपील की है कि 7 अप्रैल को जो है वो आए, लोग आए। उस तरह से महंगाई लगातार बहुत कह चुके हैं, और मोदी महंगाई का नाम नहीं ले रहे। महंगाई को लेके तो यहाँ बड़ा प्रदर्शन भी और रैली आयोजित हो चुकी है। सोनिया जी, राहुल जी आ चुके हैं। और महंगाई की मार जो पड़ रही है वो गरीब आदमी जानता है, पैसे वालों को मालूम पड़ता नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का पैसा खर्च होता है। स्थिति यह है कि पैसे वालों को नहीं मालूम पड़ता है कि महंगाई की मार क्या होती है। लोग कैसे भूखे रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लाले पड़ते हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 50 रुपये बढ़ा दिए उसने। उज्ज्वला योजना को लेके खूब लोगों को इम्प्रेस कर दिया। पूरा मीडिया जो है, आप भी उसमें शामिल, सब लोग आप दबाव के अंदर। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, आपके मालिक लोग जो है ना, अच्छे लोग हैं, मेरे तो व्यक्तिगत मिलने वाले हैं। वो क्या करे, कभी पहुंच जाएंगे, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे, ईडी वाले पहुंच जाएंगे। आजकल तो इनकम टैक्स पीछे पीछे ईडी घुस जाती है, ये सिस्टम इनका। सीबीआई ऊपर से घुस जाती है। उनको अपना चैनल चलाना है तो वो ढंग से बिहेव कर रहे हैं देश के अंदर। नुकसान देश को भी हो रहा है।
कभी कभी उनको सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, आना पड़ेगा। उनका भी अंतरात्मा जब जागेगी तो वो खुद समझ जाएंगे कि हम किस दिशा में ले आ रहे हैं देश को। उनको भी जनता माफ नहीं करेगी। और मीडिया की भूमिका जो है देश में दबाव की भूमिका, जिसमें भास्कर का एग्जाम दिया भास्कर का आपको, वो स्थिति आज कमोबेश चाहे प्रिंट हो चाहे आपका ये विजुअल मीडिया हो, सबकी बनी हुई है। महंगाई की मार बहुत भयंकर है, बेरोजगारी तो हद पार कर चुकी है, हाहाकार मचा हुआ युवाओं के अंदर। उसकी तरह वो इश्यू नहीं है देश के लिए, इश्यू वो नहीं है, इश्यू है बुलडोजर इश्यू है, फेक एनकाउंटर इश्यू है। इस प्रकार चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व की बात करो, चुनाव जीतने के लिए आप ध्रुवीकरण करो, ये आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, ये आग लगाने का काम करते हैं। आग बुझाने में बहुत मुश्किल टाइम लगता है, मुश्किल वक्त लगता है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं इनका व्यवहार, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, अशोक गहलोत की लोकप्रियता से मुकाबला क्या? अशोक गहलोत की लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ये रंग दे रही है जो। देखिए, मेरा लोकप्रियता की बात नहीं है, तो सरकार की लोकप्रियता होती है। हमने बजट पेश किया, लोग आज सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, कोई दोहराई में मानता हूँ। पर हम तो अपना धर्म और कर्तव्य निभा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं वो अपनी उनकी जगह है वो, परंतु ये मैं कह सकता हूँ अभी से ही बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई राजस्थान के अंदर। जेपी नड्डा का जी का आना, अमित शाह जी आने वाले हैं, तो बीजेपी अभी से ही राजस्थान को इलेक्शन मोड पे ले आई है। दंगों का होना और जगह जगह तनाव पैदा करना, ये तमाम बातें इलेक्शन मोड की शुरुआत है राजस्थान के अंदर। मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा, आप लोग रहो जागरूक रहो, और ये ऐसे ऐसे मीडिया के थ्रू बातें कहेंगे, हमें उससे बचाव करना है, बच के रहना है। हम अपने प्रदेश को सुरक्षित रखें। मैं अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री हूं तो मेरी ड्यूटी है हमारा प्रदेश शांति सद्भावना भाईचारे के साथ रहे। हम ये अपेक्षा करेंगे प्रदेशवासियों से भी, उनके सहयोग से संभव है। ये रैलियां करते हैं धर्म के नाम पर, जो नारे लगाते भड़काने वाले नारे लगाते हैं, डीजे बजाते हैं, ये तमाम काम इलीगल काम है। अगर जुलूस निकालना धार्मिक तो कौन रोकता आपको? आप आराम से निकाले, धर्म का संदेश दे। हर धर्म सिखाता है प्रेम और भाईचारे की बात सिखाता है। तो क्या कौन धर्म कहता है कि आप नारे इस प्रकार से लगाओ, दूसरे धर्म को पीड़ा हो और वहां पे दंगे भड़क जाए? नौबत क्यों आए? और भी बाकी रह गया? ठीक है, धन्यवाद। सीएम गहलोत ने मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का शुभारंभ किया, हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया और पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी को जनता कभी माफ नहीं करेगी। जहां चुनाव होते हैं बीजेपी वहां छापे पड़वाती है। मुख्यमंत्री पत्रकारों से बात कर रहे थे, अपराध पर भी उन्होंने बात की। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, अपराध पर कंट्रोल किया है प्रदेश सरकार ने, और कहा हमारी सरकार तत्काल फैसले लेती है, अपराधियों पर हम शिकंजा कस रहे हैं।